स्टार्ट है क्या? स्टार्ट है तो स्वागत है आपका फिर से एक नए नए रैपिड डिवीजन सेशन में। आज हम लोग फिर से वर्ल्ड मैप का एक और रैपिड डिवीजन करने वाले हैं, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पार्ट 2 को आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के रैपिड डिवीजन में हम लोग क्या करने वाले हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो आइए PDF को ओपन करते हैं और फटाफट रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करिए और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके थे? अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे क्या कि सबसे पहले देश का बात करें तक कोलंबिया था। ठीक है, कोलंबिया, वेनेजुएला, ठीक है ना। फिर 3 देश था, कौन सा? गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना हो गया। फिर ब्राज़ील था। ठीक है, उसके बाद उरुग्वे, अर्जेंटीना था। ठीक है, फिर चिली था, फिर पेरू था। उसके बाद क्या कहते हैं कि इक्वाडोर था, और दो देश लैंड लॉक कंट्री था, बोलिविया था, और क्या था, ये पैराग्वे था। ठीक है, ये यहाँ तक पढ़ चुके थे। और क्या बोलते हैं, दक्षिणी अमेरिका मेन लैंड से जो एक क्या बोलते हैं कि एक क्या द्वीप था जिसका नाम था टिएरा डेल फ्यूगो, दोनों को अलग करने वाला जल संधि को मैगलन जल संधि कहा जाता था। ठीक है, और इधर क्या कहते हैं कि एक फॉकलैंड द्वीप था जिस पर यूके का अधिकार था, और जो अर्जेंटीना और यूके के बीच में विवाद का कारण है। और एक है साउथ जॉर्जिया द्वीप भी है, जो कि जिसपे कि यूके का अधिकार है। ठीक है, एक बात हो गया। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे अंतिम बिंदु को हॉर्न कॉर्प महाद्वीप है। ठीक है, और बात करते हैं इधर गैलोपागास द्वीप है। इधर क्या है? गैलोपागास द्वीप है। ठीक है, जिस पर कि डार्विन ने अपना सारा रिसर्च किया था। उसका अमेजन नदी है, उसके चारों तरफ सेल्वास घास का मैदान है। ठीक है, सेल्वास घास का मैदान है। उसके बाद बात करते हैं कि कैंपास घास का मैदान हो गया। उसके बाद एक पंपास हो गया। फिर क्या बोलते हैं, अटाकामा का मरुस्थल हो गया। ठीक है, पेटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में है। इस तरीके से हम लोग पढ़े थे। ठीक है, आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, इक्वाडोर से पढ़ने वाले हैं। तो आइए इक्वाडोर से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इक्वाडोर की तरफ आ जाइए। पहले तो ये रहा इक्वाडोर। ठीक है, थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं यहाँ पे। कहाँ इक्वाडोर भाई? ये रहा इक्वाडोर, यहाँ पे है। ठीक है, तो देखते हैं इक्वाडोर का राजधानी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्वेटो है। ठीक है, इक्वाडोर का राजधानी क्योटो हो गया। और बात करते हैं कि गैलोपैगास द्वीप समूह कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो गैलोपैगास द्वीप समूह यहाँ लिखा हुआ है क्या? देखो, गैलापैगास द्वीप समूह है ना, इक्वाडोर में ही है, जो कि प्रशांत महासागर में है, जो जहाँ पे जिसको डार्विन का अनुसंधान संस्थान कहा जाता है। ठीक है, और इक्वाडोर में देखिए, इक्वाडोर में यहाँ पे अगर आप देखिएगा, इक्वाडोर में क्या बोलते हैं कि दो ज्वालामुखी है। ठीक है, इक्वाडोर में क्या है? 2 ज्वालामुखी है। ठीक है, 2 ज्वालामुखी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। कौन सा है? चिम्बेर्जो है और कोटोपैक्सी है। कौन सा? देखिए यहाँ चिम्बेर्जो और कोटोपैक्सी। ठीक है, तो बात करें कि कोटोपैक्सी का, तो एक यह सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे एक्टिवनेस के मामले में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? माउंट कोटोपैक्सी है, जो कि इक्वाडोर में है। और एक है माउंट चिम्बेर्जो, जो कि एक मृत ज्वालामुखी है। बिल्कुल इसमें विस्फोट नहीं होता है। मृत ज्वालामुखी कौन सा हो गया? चिम्मर हो गया, मतलब चिम्बेर्जो हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि और एक ज्वालामुखी का बात करेगा तो एक है क्या बोलते हैं कि जो चिली अर्जेंटीना के सीमा पे है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। वो कौन सा है? ओजस डेल सेलेडो। तो आइए देख लीजिए ओजस डेल सेलेडो कहाँ पे है। तो देखिए आपको हम दिखा दे रहे हैं ओजस डेल, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है क्या? चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर कौन सा है? देखिए ओजस डेल सेलेडो दिख रहा होगा, 6968 मीटर लिख रहा होगा। ठीक है, 6968 मीटर के लगभग है। ठीक है, तो ये ओजस डेल सेलेडो कहाँ? चिली अर्जेंटीना के सीमा पे है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सेलेडो हो गया। ठीक है, और इक्वाडोर की राजधानी कौन हो गया? क्वेटो हो गया। गैलोपैगास द्वीप समूह पर प्रशांत महासागर में है। ठीक है, जहाँ पे डार्विन ने अपना सारा अनुसंधान संस्थान था वहाँ पे। ठीक है, और बात करते हैं कि इक्वाडोर में 2 ज्वालामुखी है। एक एक्टिव है, सबसे ज़्यादा एक्टिव के मामले में माउंट कोटोपैक्सी है, और एक मृत ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट चिम्बेर्जो है। ठीक है, आगे बात करते हैं विश्व का सबसे सर्वाधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सेलेडो है, जो कि अर्जेंटीना और चिली के सीमा पे है। आगे बात करते हैं एक टीटीकाका झील है। टीटीकाका झील इसमें नहीं मिलेगा। टीटीकाका झील आपको पॉलिटिकल वाला में यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है। देखिए टीटीकाका झील दिख रहा है क्या? यहाँ दिख रहा होगा टीटीकाका झील। ठीक है, तो टीटीकाका झील कहाँ है? पेरू। देखिए पेरू और किसके बीच में? पेरू और बोलिविया के सीमा पे है। ठीक है, पेरू और बोलिविया के सीमा पे कौन है? टीटीकाका झील है, जो कि विश्व की सबसे ऊँची नौगम्य झील है। ठीक है, बोटिंग लेक है। वो विश्व का सबसे ऊँचा
नौगम्य झील कौन सा है? टीटीकाका झील है, ठीक है। जो हनीमून लेक इसको कहा जाता है, टीटीकाका झील को क्या कहा जाता है? हनीमून लेक कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे? तो आइए देख लेते हैं अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। देखिए अटाकामा मरुस्थल का बात करें तो यहाँ पे अटाकामा मरुस्थल है, ये दिख रहा है अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। तो अटाकामा मरुस्थल अधिकांशतः चिली में है, अधिकांशतः कहाँ? चिली में है। और क्या कहते हैं कि बात करें तो विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है, ड्राइएस्ट वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल है, ठीक है। तो देखिए मरुस्थल ये नहीं होता है कि मरुस्थल वर्षा जहाँ पे ना हो, ठीक है, वर्षा जहाँ पे नहीं होता है ना, वो क्या कहते हैं कि मरुस्थल होता है। गर्म और ठंडा के हिसाब से नहीं हम लोग देखते हैं, ठीक है। गर्म और ठंडा के हिसाब से हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग देखते हैं वर्षा कहाँ पे होता है कहाँ पे नहीं होता है। तो ये अटाकामा मरुस्थल शुष्क क्यों है? उसका रीज़न ये है कि पेरू और देखिए पेरू और चिली के पश्चिमी सीमा के पास प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा क्या है? हम्बोल्ट जलधारा बहती है, ठीक है, जो कि प्रशांत महासागर से आने वाली आर्द्र हवाओं को, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, नमी को ग्रहण कर लेती है और वह हवा शुष्क हो जाती है। इस कारण से अटाकामा मरुस्थल में वर्षा नहीं होती है, ठीक है। नोट में लिखवाया सर कि अटाकामा मरुस्थल में विश्व का सबसे सूक्ष्म स्थान अरिका है, जो कि चिली में स्थित है, जिसे घोस्ट टाउन कहा जाता है। यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, अरिका देखना है तो यहाँ पे देखिए अरिका, देखिए अरिका हम आपको दिखाते हैं। अरिका देखिए, अरिका देखना है तो आप अरिका दिखाते हैं आपको, ठीक है। अरिका हम अभी थोड़ा देर पहले कहीं देखे थे अरिका, ये देखिए अरिका, ठीक है। चिली और क्या बोलते हैं, चिली और क्या बोलते हैं कि ठीक है। तो अरिका देखिए, जो अटाकामा मरुस्थल में एक अरिका स्थान है, जो कि चिली और क्या बोलते हैं कि पेरू के सीमा पर अरिका स्थान है, जिसको घोस्ट टाउन कहा जाता है, जो विश्व का सबसे सूक्ष्म स्थान अरिका हो गया, ठीक है। अरिका देख लिए, यहाँ पे अरिका दिख गया ना। आगे बात करते हैं कि बोलीविया का पठार जो बोलीविया है ये, ठीक है, बोलीविया है, जिसका राजधानी लापाज है, जो कि विश्व का सबसे ऊँचा राजधानी इसी का है, लापाज का, जहाँ पे टीटीका क्या बोलते हैं कि बात करें कि यहाँ पे टीटीकाका झील है, ठीक है ना। तो टीटीकाका झील जब तो बोलीविया का पठार टीन के लिए फेमस है, देखिए। तो बोलीविया का पठार आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, देखिए पेंसिल से यहाँ लिखा हुआ है टीटीकाका पठार, ठीक है, जो कि टीन एसन के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। आगे बात करते हैं पहाड़ पर्वत क्या होता है? जो ऊँची चोटी होती है वो पर्वत होता है, जो हाइट तो होता है लेकिन फ्लैट सर्फेस होता है उसको पठार कहा जाता है, जो एकदम बिल्कुल फील्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? मैदान कहा जाता है। आगे बात करते हैं मैगलन जल संधि का बात करते हैं, देखिए मैगलन जल संधि किसका है कि दक्षिणी अमेरिका के मेन लैंड को, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मेन लैंड को टिएरा डेल फिएगो से अलग करने वाला जो जल संधि है उसको क्या कहा जाता है? मैगलन जल संधि कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूमि को टिएरा डेल फिएगो से पृथक करने वाली इस जल संधि को क्या कहा जाता है? मैगलन जल संधि कहा जाता है। और मैगलन कौन था? तो मैगलन पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मैगलन था। आगे बात करते हैं फॉकलैंड द्वीप का, देखिए यहाँ फॉकलैंड द्वीप है ना, देखिए पेटेगोनिया का मरुस्थल के बगल के राइट में देखिए तो फॉकलैंड द्वीप समूह है, ठीक है। जो जोग्राफिकली कहाँ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, लेकिन पॉलिटिकली यूरोप का भाग है, यूके का अधिकार है इस पर। और बात करते हैं ये अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में विवाद का कारण है। और फॉकलैंड का राजधानी देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉकलैंड का राजधानी, इसमें नहीं लिखा हुआ है क्या? तो इसमें नहीं लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए फॉकलैंड का राजधानी यहाँ पे देखिए स्टेनली है कि नहीं? स्टेनली, तो ये हो गया स्टेनली है। और बात करते हैं 7वें नंबर पर कैप हॉर्न अंतरीप, देखिए हॉर्न का अंतरीप देख लीजिए, यहाँ पे सबसे हॉर्न अंतरीप है ना, जिसको अंग्रेजी में कैप हॉर्न बोला जाता है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। इसका खोज करने वाले कौन थे? स्काउटेन थे। कौन थे? स्काउटेन थे 1616 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में स्काउटेन ने क्या बोलते हैं कि हॉर्न अंतरीप बोल दीजिए, या फिर कैप हॉर्न अंतरीप बोल दीजिए, उसको खोज करने वाले थे। आगे बात करते हैं पेटागोनिया का मरुस्थल का, तो देखिए पेटागोनिया का मरुस्थल यहाँ पे आप देख लीजिए, कहाँ पे पेटागोनिया का मरुस्थल? तो देखिए पेटागोनिया का मरुस्थल यहाँ पे दिख रहा है ना, क्या बोलते हैं अर्जेंटीना में दिख रहा होगा पेटागोनिया का मरुस्थल। यह एक ठंडा मरुस्थल है। और बात करते हैं कि ठंडा मरुस्थल है, उसके बाद बात करते हैं कि अब बात करते हैं कि ये पेटागोनिया का मरुस्थल क्यों बना क्यों? तो देखिए सबसे पहले तो इधर जब साउथ अमेरिका
कॉन्टिनेंट के पूरा का भौगोलिक भौगोलिक भौतिक मैप को देखेंगे, फिजिकल मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक तरफ से, ठीक है, पेटागोनिया मरुस्थल के लेफ्ट साइड में क्या है, एंडीज पर्वतमाला है, जो कि उसके आने वाले जो हवा होता है वो सारा का सारा क्या होता है कि हवा को एंडीज पर्वत अपने पास ही क्या कहता है कि रोक के और बारिश करा लेता है पहले ही, और पेटागोनिया मरुस्थल तक आते आते हवा क्या होता है, शुष्क हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि पेटागोनिया का मरुस्थल एक छाया वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, जिस कारण से पेटागोनिया का मरुस्थल क्या है कि बना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मरुस्थल क्यों, तो क्योंकि पेटागोनिया मरुस्थल एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र शैडो एरिया में अवस्थित है, जिसके कारण हवाएं पेटागोनिया मरुस्थल तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती है, इसीलिए ये ड्राई है। तो पेटागोनिया मरुस्थल में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, पेटागोनिया मरुस्थल को खनिज का भंडार कहा जाता है, खनिज का भंडार यहाँ पे है पेटागोनिया मरुस्थल में, और पशुपालन यहाँ पे बहुत मुख्यतः होता है। ठीक है, पेटागोनिया मरुस्थल के आसपास में क्या होता है, पशुपालन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसको पशुपालक को क्या कहा जाता है, ग्वांचो कहा जाता है। ठीक है, पशुपालक को क्या कहा जाता है, ग्वांचो कहा जाता है। और बात करते हैं यही स्थिति किसके साथ है हम लोग के, तो देखिए अपना जो तमिलनाडु वाला है, तमिलनाडु जैसे अपना जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी वेस्टर्न घाट है, उस पर तो खूब बारिश होता है। केरल के तट पर, ठीक है, कोरोमंडल मालाबार तट पर तो बहुत होता है। ठीक है, मालाबार तट पे तो बहुत बारिश होता है, क्योंकि वो बारिश वहाँ पे बहुत होता है, क्या मानसून का डायरेक्ट वहाँ पे ये होता है। लेकिन उसी के विपरीत तमिलनाडु में वृष्टि छाया पड़ने से वहाँ पे क्या होता है कि ये शुष्क पड़ जाता है, हवा नहीं पड़ता, वृष्टि छाया। वही हाल है अरावली का, वो स्थिति नहीं। अरावली का आता है कि हवा जो पर्वत है ना, पर्वत और हवा जो होता है मानसूनी हवा, वो दोनों पैरेलल हो जाते हैं, जिस कारण से उसको रोक ही नहीं पाता है, जिस कारण से बारिश नहीं हो पाता। ये तो हो गया क्या बोलते हैं थार मरुस्थल का। ठीक है ना, आगे बात करते हैं पंपास घास का मैदान। ठीक है, पंपास घास का मैदान यहाँ पे देखिए अर्जेंटीना में पंपास का घास मैदान है, जो कि एक समशीतोष्ण घास का मैदान है। तो सबसे पहले तो यहाँ समझिए कि समशीतोष्ण क्या होता है और उष्ण घास का मैदान क्या होता है। तो देखिए जो भी घास का मैदान मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में, माने 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 27 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में पाया जाएगा, वो सब क्या होगा, उष्ण घास का मैदान होगा। और उसके नीचे और 27 डिग्री साउथ के नीचे और 27 डिग्री माने कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर या नीचे, मतलब कि 27 डिग्री नॉर्थ मतलब कर्क रेखा के ऊपर या फिर मकर रेखा के नीचे जो घास का मैदान पाया जाएगा, वो सब कौन होगा, समशीतोष्ण घास का मैदान होगा। ठीक है, समशीतोष्ण का घास का मैदान होगा। तो देख लीजिए प्रेयरी को क्या है, प्रेयरी एक समशीतोष्ण घास का मैदान है। लेकिन कंबोज क्या हो गया, कंबोज उष्ण घास का मैदान है। वही पंपास क्या हो जाएगा, समशीतोष्ण घास का मैदान हो जाएगा। तो वही चीज़ है। तो पंपास का बात करें तो समशीतोष्ण घास का मैदान है अर्जेंटीना और पराग्वे। ठीक है, तो देखिए पंपास यहाँ पर आप दिख रहा है कि पंपास घास का मैदान, ठीक है ना। तो पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना और पराग्वे देश में फैला हुआ है। और यहाँ पर पशुपालन के लिए पौष्टिक यहाँ पे ना क्या होता है कि पशुपालन के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं अल्फाफा घास पाई जाती है। कौन सा घास पाया जाता है, अल्फाफा घास पाई जाती है। ठीक है, और बात करते हैं कम्बोज का, तो देखिए कम्बोज यहाँ पर है। ठीक है, कंपोस घास का मैदान के बारे में, ये ब्राज़ील में है। ठीक है, और यह एक उष्ण घास का मैदान है, ट्रॉपिकल है। ठीक है, ये बात समझ में ट्रॉपिकल क्यों कहा गया उष्ण घास का मैदान, क्योंकि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। आगे बात करते हैं अमेजन घाट के, अमेजन नदी। तो देख लीजिए अमेजन नदी कहाँ पे है, अमेजन नदी यहाँ पे है। ठीक है, तो अमेजन नदी कहाँ से, तो पेरू में एंडीज पर्वत से निकलते हुए, ठीक है, निकलते हुए और ये कहाँ पे जाती है, तो यहाँ पे देख लीजिए अमेजन के मुहाना के पास जाती है। ठीक है, और अमेजन का सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, मेडीरा है। कौन है, मेडीरा। तो देख लीजिए मेडीरा कहाँ पे, अमेजन यहाँ है, उसका देखिए मेडीरा यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ होगा, अभी हम दिखा देते हैं। मेडीरा कहीं पर हम देखे थे तभी, मेडीरा कहाँ पे है, मेडीरा ना, ये देखिए मेडीरा यहाँ लिखा हुआ है। देखिए सेल्वास घास का मैदान है ना, वहीं पे आसपास में देखिए मेडीरा लिखा हुआ है, दिख गया। तो मेडीरा है ना अमेजन नदी का सबसे लंबी सहायक नदी है। अब सबसे बड़ी बात समझिए कि एक बात होता है कि कोई भी नदी ना दो तरह का होता है, लंबी या छोटी होती है। तो लंबी नील नदी लंबी नदी है। ठीक है, लेकिन क्या है कि अमेजन नदी का अपवाह तंत्र, माने कि जो भी नदी और उसके सहायक नदी मिलकर जो एक क्षेत्र बनाती है उसको अपवाह तंत्र बोलते हैं। अपवाह क्षेत्र के मामले में अमेजन नदी नंबर 1 पे है। ठीक है, नील नदी लंबी हो गई और अमेजन नदी सबसे बड़ी हो गई। तो देख लीजिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। विश्व की सेकेंड सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की सबसे सेकेंड लंबी नदी कौन हो गई, ये हो जाएगी अमेजन नदी। पहली
नदी कौन है, नील है। और बात करते हैं अफवाह तंत्र के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन है, तो ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से। ड्रेनेज सिस्टम किसको कहा जाता है, जब कोई मेन नदी उसका जो सहायक जितना भी नदी है वो सब मिल जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, अफवाह तंत्र कहा जाता है। मुख्य नदी एवं सहायक नदी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। तो अमेजन ड्रेनेज सिस्टम के मामले में सबसे लंबी नदी है, ठीक है, लंबी में सेकेंड नंबर पे। आगे बात करते हैं अमेजन नदी का उद्गम का बात करेगा, ठीक है। तो अमेजन नदी का उद्गम का बात करेगा तो देखिए यहाँ से ये जो दिख रहा है एंडीज पर्वत, ठीक है, यहाँ एंडीज पर्वत आपको दिख रहा होगा, तो एंडीज पर्वत से इसका उद्गम होता है। पेरू के एंडीज पर्वत से क्या बोलते हैं कि ये उद्गम होता है। इसका प्रवाह ब्राजील होते हुए समापन का होता है अटलांटिक महासागर में। देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाके यहाँ पे लिखा हुआ ना अमेजन का मुहाना, यहाँ पे जाके गिर जाती है। इसी पे देखिए क्या बोलते हैं कि अमेजन नदी अफवाह तंत्र के चारों तरफ क्या है कि घास के मैदान को सेलवास घास का मैदान कहा जाता है। देखिए यहाँ सेलवास लिखा हुआ है तो सेलवास घास का मैदान कहा जाता है, ठीक है। तो अमेजन नदी के आसपास के घास का मैदान को सेलवास घास का मैदान कहा जाता है। और रबर का उत्पादन का मूल स्थान है, ठीक है, रबर का मूल स्थान है। रबर के उत्पादन का मूल स्थान कौन सा हो गया, यही सेलवास। और क्या बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं कि अमेजन नदी अफवाह तंत्र है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी कहाँ, अमेजन घाटी में मिलता है, ठीक है, अमेजन में मिलती है। बात करते हैं यहाँ पर विश्व का 20%, ठीक है, यहाँ पर विश्व का 20% ऑक्सीजन का निर्माण होता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और द लंग्स ऑफ अर्थ किसको कहा जाता है, अमेजन जंगल को कहा जाता है, अमेजन नदी घाटी को कहा जाता है। आगे बताते विश्व की सबसे लंबा सांप भी यहीं पे मिला है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, यूनेक्टस अकाइमा इसका नाम है, ठीक है, विश्व का सबसे लंबा सांप यूनेक्टस अकाइमा यहीं पे मिला है। आगे बात करते हैं कि सदाबहार वन, ठीक है ना, सदाबहार वन माने ग्रीन फॉरेस्ट का बात करें, ये क्या बोलते हैं कि अमेजन नदी घाटी में अमेजन की सबसे क्या बोलते हैं कि यह एक सदाबहार वन है और वर्षा वन है, ठीक है, एवर ग्रीन फॉरेस्ट है। और ऊँचे एवं घने जंगल यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और बात करते हैं अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा है, ठीक है, अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी कौन हो गई, मेडीरा, यहाँ पे बता ही दिए। आगे बात करते हैं एंडीज पर्वत का बात करें तो एंडीज पर्वत यहाँ पे बताया कि एंडीज पर्वत यहाँ पे है, देखिए एंडीज पर्वत यहाँ पे है। और एंडीज पर्वत कहाँ तक फैला हुआ है तो आपको दिख रहा होगा कि ये पूरे के पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, ठीक है। और बात करते हैं कि ये कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना इस सब में फैला हुआ है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, एंडीज है। और बात करते हैं यह एक नवीन बलित पर्वत है, ठीक है, न्यू फोल्डेबल माउंटेन ये हो गया। और बात करते हैं कि ठीक है, और यहीं पे क्या बोलते हैं कि एंडीज पर्वत के पास ही क्या कहते हैं कि एक एंडीज पर्वत के पास में ही चिली और अर्जेंटीना सीमा पर क्या है, माउंट एकांकगुआ है, जो कि क्या बोलते हैं कि एंडीज पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है। देखिए माउंट एकांकगुआ दिखा देते हैं आपको कहाँ पे, देखिए एकांको युमा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ना एकांकगुआ, ठीक है। तो देखिए एंडीज पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो गया, ये माउंट एकांकगुआ है, जो कि यहाँ पे लिखा है 7014 लिखा हुआ है, मैंने 7014 मीटर लिखा हुआ है, लेकिन सर कितना लिखा है 6960 5960 या फिर 5962 मीटर ऊंचाई है इसका, ठीक है ना। तो एंडीज पर्वत का सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकगुआ है, कौन है, माउंट एकांकगुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है, तो साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान कौन हो गया, एंडीज की सर्वोच्च चोटी यही है, ठीक है, माउंट एकांकगुआ। आगे बात करते हैं कि इधर अगर आप बात करिएगा थोड़ा सा, इधर देखिएगा थोड़ा सा, तो क्या मिलेगा आपको, एक मिलेगा आपको बताते हैं कि बलदिस प्रायद्वीप मिलेगा। तो बलदिस प्रायद्वीप थोड़ा सा खोजिए कहाँ पे है बलदिस प्रायद्वीप, ठीक है, बलदिस प्रायद्वीप कहाँ पे है, बलदिस प्रायद्वीप, एक में रुकिएगा, बलदिस प्रायद्वीप, ठीक है, बलदिस प्रायद्वीप हम कहीं देखे थे, कहाँ पे, यहाँ देखिए बाल्देस प्रायद्वीप यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जहाँ पे आपको देखिए पेट्रोगोनिया का मरुस्थल है, उसी के ऊपर में देखिए छोटा सा बाल्दिस प्रायद्वीप है, ठीक है, बाल्दिस प्रायद्वीप है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे न्यूनतम बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एरो भी दिए लगा हुआ है, बाल्देस प्रायद्वीप ना सबसे ऊंचा तो कौन हो गया, माउंट एकांकगुआ हुआ, जो कि चिली अर्जेंटीना के सीमा पे एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी होगा। लेकिन बल्दिस प्रायद्वीप जो है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे न्यूनतम बिंदु है, ठीक है, बल्देस प्रायद्वीप, ठीक है, ये क्लियर हो गया, यहाँ दिख लिया मैप में। आगे बात करते हैं 13 नंबर बात करें तो वेनेजुएला का बात करें तो वेनेजुएला का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए वेनेजुएला कहाँ पे है, वेनेजुएला यहाँ पे, ठीक है,
थोड़ा सा ये पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं। देखिए यहाँ वेनेजुएला है जिसका राजधानी क्या हो गया, कराकस हो गया। इसका मुद्रा बोलीवर है, जिसके वहाँ पे एक बहुत बड़े महान नेता हुए जिसका नाम बोलीवर था, उन्हीं के नाम पे वहाँ का मुद्रा रखा गया बोलीवर, ठीक है। और बात करते हैं यहीं पे क्या है, मराकाइबो, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मराकाइबो झील दिख रहा होगा यहाँ पे। तो मराकाइबो झील यहीं पे है, जो कि साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है। और बात करते हैं एंजिल जलप्रपात इसमें लिखा हुआ है क्या, इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आइए देख लेते हैं एंजिल जलप्रपात एक बार और। देखिए एंजिल जलप्रपात यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो एंजिल जलप्रपात क्या कहते हैं कि वेनेजुएला में ही है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। ये कैरो नदी, देखिए कौन सा, अरेनिको का सहायक, देखिए अरेनिको है ना यहाँ पे, अरेनिको कैरो नदी है, जो कि अरेनिको का एक सहायक नदी है, कैरो नदी। उसी पर कौन सा है, कैरो नदी जो कि अरेनिको नदी का एक सहायक नदी है, उसी पे क्या है, एंजिल जलप्रपात है। आगे बात करते हैं कि वेनेजुएला पूरे साउथ अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम अभी हाल में किसका है, निकोलस मादुरो है, ठीक है। और देखिए एक अमेजन नदी है, अमेजन नदी का सहायक नदी अरेनिको है, ठीक है। अमेजन नदी का देखिए, अमेजन नदी यहाँ पे है, ठीक है। अमेजन नदी यहाँ है, इसका जो सहायक नदी कौन हो गया, ये हो गया क्या बोलते हैं, अरेनिको का भी एक सहायक नदी है कौन, कैरो, ठीक है। तो कैरो नदी क्या बोलते हैं कि कैरो नदी पर कौन सा है, क्या बोलते हैं कि एंजिल जलप्रपात है, जो तेल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है वेनेजुएला, ठीक है। एकमात्र साउथ अमेरिका का देश है जो जहाँ पे तेल बहुत मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है लानोज, ठीक है। और यहाँ पे वेनेजुएला एक ऐसा देश है जो कि ग्लेशियर समाप्त हो चुका है, होने वाला देश, मैंने ग्लेशियर समाप्त हो चुका है कहाँ पे, तो वेनेजुएला में। आगे बात करते हैं ब्राज़ील का, तो ब्राज़ील का बात करें तो देखिए ब्राज़ील तो यहाँ पे है, ठीक है। तो ब्राज़ील यहाँ पे दिख रहा होगा ब्राज़ील, ठीक है। तो ब्राज़ील का राजधानी क्या है, देखिए ब्राज़ील को थोड़ा दिखा दें यहाँ पे, ठीक है। ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील का पहले राजधानी क्या था, रियो डी जेनेरियो था। अभी वर्तमान में राजधानी कौन है, ब्राज़ीलिया है, कौन है, ब्राज़ीलिया। और ब्राज़ील दो चीज़ के लिए बहुत फेमस है, एक नंबर स्थान रखता है, एक तो कॉफ़ी के लिए, गन्ना के लिए। कॉफ़ी और गन्ना में एक नंबर स्थान किसका है, ब्राज़ील का है, ठीक है। ब्राज़ील में जो कॉफ़ी का बागान को फेजेंडा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। और वहाँ पर एक कॉफ़ी का बंदरगाह है, कॉफ़ी ट्रांसपोर्ट करने के लिए बंदरगाह है, जिसको सेल्टोस बंदरगाह कहा जाता है। और यहीं पे एक इतिबारा स्थान है, क्या है, इतिबारा, देख लेते हैं इतिबारा कहीं पे लिखा हुआ है क्या, इतिबारा, ठीक है। तो इतिबारा लौह के लिए बहुत फेमस है, तो इतिबारा कहीं देख लेते हैं, कहीं पे है क्या लिखा हुआ, इतिबारा इसमें है कहीं पे लिखा हुआ, इतिबारा अच्छा होगा तो देख लिया जाएगा, ठीक है। तो इतिबारा स्थान है, ठीक है। एक इतिबारा स्थान है जो कि लौह के लिए बहुत फेमस है। और एक है अमाता का खान, क्या है, अमाता का खान मैंगनीज के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। अमाता का खान कौन सा हो गया, एक तो हो गया अमाता का खान, इसमें देखिए फिजिकल मैप में देखिए अमाता का खान यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है क्या, हाँ एक मिनट रुक जाइएगा, शायद नहीं लिखा हुआ है ना, तो सब कुछ थोड़े मैप में मिलता है यार, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, अमाता का खान मैंगनीज के लिए बहुत फेमस है। और इतिबारा, ठीक है, इतिबारा मैंगनीज क्या बोलते हैं, इतिबारा लोहा के लिए, इतिबारा, ठीक है। इतिबारा क्या होगा, लौह के लिए फेमस है। और अमाता का खान मैंगनीज के लिए बहुत फेमस है। ये दोनों मैप में नहीं है दिया हुआ, लेकिन आप जान लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ब्राज़ील का एक पहचान क्या है, एक स्ट्रक्चर है, स्टैचू है, जिसको बोला जाता है कास्ट डी रिडीमर, ठीक है। कास्ट डा रिडीमर मूर्ति है, जो कि दोनों हाथ फैलाए हुए एक मूर्ति है, ठीक है। ये तो मूर्ति है जिसको रियो ब्राज़ील में है, जो कि जिसको 8 अजूबों में शामिल किया गया है, ठीक है। वो बहुत फेमस है। और बात करते हैं कि ब्राज़ील में ही पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, रियो में हुआ था ब्राज़ील में। आगे बात करते हैं G20 का 2024 वाला ब्राज़ील में ही होगा, 2024 में ब्राज़ील में हुआ था, 2025, ठीक है। G20 क्या बोलते हैं, G20 2024 में क्या बोलते हैं कि 25 में ब्राज़ील में होगा, G20 2024, ठीक है। G20 2024 ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है। G20 ग्रुप ऑफ 20 वाला जो मीटिंग है ब्राज़ील में हुआ था। इस बार ब्रिस्क 2025 कहाँ होगा, ब्राज़ील में होगा। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पर ना एक अस्पलाता दर्रा है, ठीक है। यहाँ पे अस्पलाता दर्रा आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है चिली और अर्जेंटीना में एक अस्पलाता दर्रा है, ठीक है। जहाँ पे एक बहुत ही मोड़दार, ठीक है, एक मोड़दार क्या है कि एक रास्ता है जो कि सेंटियागो को मेडोना से जोड़ता है, ठीक है ना। मेडोना से सेंटियागो को, मेडोना शहर से, चिली के सेंटियागो से अर्जेंटीना के मेडोना शहर को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसको अस्पलाता दर्रा कहा जाता है। बहुत ही मोड़दार दर्रा है, ठीक है। और बात बहुत फेमस है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं कि
एक और बात यहाँ पे जानने वाला बात है कि एक और बात जानने वाला क्या है कि यहाँ पे देखिए एक ला पलाटा एक जगह है, ठीक है। ला पलाटा कहाँ पे, ला पलाटा दिखाते हैं आपको, ठीक है। ला पलाटा दिखाते हैं कहाँ पे, ला पलाटा, ठीक है। ला पलाटा कहीं पे लिखा हुआ है, देखिए ला पलाटा लिखा हुआ है ना, जहाँ पे क्या बोलते हैं कि अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनर्स आयर्स है, वहीं पे ला पलाटा लिखा हुआ है। ला पलाटा, रियो डी ला पलाटा, रियो डी ला पलाटा किस चीज़ के लिए फेमस है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ला पलाटा में पराना, देखिए एक क्या है, पराना नदी, ठीक है। पराना हो गया एक, पराना, पराग्वे और उरुग्वे तीनों नदी का संगम यहीं पे है, देखिए उरुग्वे पराग्वे, ठीक, उरुग्वे पराग्वे, ठीक, उरुग्वे पराग्वे और पराना नदी का संगम कहाँ है, ला पलाटा है। और बात करते हैं कि चिली देश का बात करते हैं, देखिए यहाँ चिली है, ठीक है, ये चिली रहा, ठीक है। तो चिली देश किसके लिए फेमस है, तो नाइट्रेट के लिए उत्पादन में चिली बहुत एक नंबर पर है, ठीक है। चिली नाइट्रेट के लिए और लिथियम के लिए, चिली नाइट्रेट और लिथियम के लिए बहुत फेमस है। और चिली में ही एक क्या है, चिक्की माटा का खान है, देखते हैं चिक्की माटा का खान यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, कहीं पे फिजिकल मैप में चिक्की माटा का खान लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ होगा वैसे तो, चिक्की माटा का खान नहीं, चिक्की माटा का खान नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो चिक्की माटा का खान कॉपर के लिए बहुत फेमस है। चिली में एक चिक्की माटा का खान है जो कि तांबे कॉपर के लिए बहुत फेमस है। और चिली नाइट्रेट और लिथियम के लिए बहुत फेमस है। ला पलाटा बता ही दिए कि यहाँ पे पराना, पराग्वे, उरुग्वे नदी का संगम है। और क्या बोलते हैं कि जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है इसको। और चौड़ी सड़क के लिए अर्जेंटीना का राजधानी ब्यूनर्स आयर्स बहुत फेमस है। चौड़ी सड़कों के लिए ब्यूनर्स आयर्स बहुत फेमस है। कुछ विश्व का मानचित्र का दक्षिण अमेरिका का, देखिए कुछ मैप यहाँ पे लगा हुआ है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से, एंडीज, ठीक है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस क्या बोलते हैं कि महाद्वीप, ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है। फिर दक्षिण अमेरिका में खनिज का भंडार को जो क्षेत्र है वह है कौन सा है, पेटिगोनिया का पठार है, पेटिगोनिया का पठार हो गया। आगे बात करते हैं अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है, तो दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका में है, आपको दिख ही गया होगा। बात करें निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, तो पेटागोनिया मरुस्थल है। आगे बात करते हैं दक्षिण अमेरिका में मध्य अमेरिकी अक्षांश घास के मैदान को क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है, ब्यूनर्स आयर्स। निम्नलिखित में से कौन पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका। निम्नलिखित जलप्रपातों में से वेनेजुएला में कौन सा है, तो एंजिल जलप्रपात है। और दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ी नदी कौन सा है, तो अमेजन नदी है, ठीक है। तो इसी के साथ क्या हुआ कि हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। और आज का रिवीजन सेशन यहीं पे रखते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।